हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत जारी है। महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों को आंदोलन से जोड़ने का कर रहे काम। देश भर में लग रही है किसान पंचायतें। टिकैत का यह बयान आया है। महापंचायत के दौरान कच्चे मोर्चे को किया जा रहा है पक्का, यह बात भी टिकैत ने कही है। पैदल मार्च के लिए तैयार रहने का आह्वान भी उन्होंने किया है। महापंचायत में गुरनाम सिंह चडूनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जीत नहीं जाते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी फसलों की एमएसपी खरीद की गारंटी होनी चाहिए। जो एमएसपी से कम खरीदे उसे सजा होनी चाहिए। तो बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत जारी है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है और गुरनाम सिंह चडूनी का भी बयान सामने आया है। गुजरात में भी पूरे देश में ये किसान मीटिंगें होंगी। पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जब जरूरत होगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये कानून वापसी ले लो। जब भी घर वापसी होगी कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे। हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की, ये गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। वो तो कहते हैं ये 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढा, लेकिन आपने एक बात कहना है। इधर गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने 5 समस्याओं का मौके पर ही समापन किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सबसे परामर्श करके ही हरियाणा का बजट बनाएंगे। बजट लोकहित में होगा और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन और लोगों के स्वाभिमान पर खास फोकस होगा। वहीं विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है और ये पूरे 5 साल चलेगी। देखिए, बजट अभी तैयार कर रहे हैं हम लोग और हमने पिछली बार प्रथा बनाई थी कि जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स की परामर्श करने के बाद बजट को बनाया जाएगा। बल्कि सभी विधायक सांसद चाहे विपक्ष पार्टी के थे उनसे भी हमने परामर्श किया था। बहुत से सुझावों को हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। इस बार कोरोना के कारण से शायद फिजिकली उनके साथ मीटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उनको एक पत्र लिखा है कि आने वाली, वैसे तो 10 तारीख तक लिमिट रखा था लेकिन उसको 20 फरवरी कर दिया। 20 फरवरी से पहले जो भी कोई सुझाव भेजेगा उन सुझावों को हम कंसोलिडेट करके जो मानने लायक होंगे मान करके उसको प्रावधान करेंगे। अच्छा लोकहित का बजट आएगा। हर एक वर्ग की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसमें किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग को ज्यादा लाभ, अगर कोई डाउन ट्रॉडन है, कोई कमजोर वर्ग है, किसी वर्ग को ज्यादा लाभ की आवश्यकता है तो उसका बजट बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का बजट पिछली बार भी हमने बढ़ाया था, इस बार और भी बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ाएंगे क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कोविड के कारण से। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, इन 3 चीजों पर, और साथ में फिर रोजगार, स्वावलंबन और लोगों का स्वाभिमान, ऐसे इन 5 मुद्दों पर ध्यान रखते हुए इस बजट की रूपरेखा है। उनका अधिकार है, ला सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। बहुत सुरक्षित सरकार है, पूरे 5 साल चलेगी। और अगर इसी प्रकार से इनका व्यवहार चलता रहा विपक्ष वालों का तो अगले 5 साल भी चल जाएगी।
किसान महापंचायत को लेकर किसानों ने शुक्रवार को करनाल के जाट भवन में बैठक की। दरअसल करनाल के इंद्री में 14 फरवरी को किसान महापंचायत की जाएगी। इसको लेकर किसान नेता रतन मान की अध्यक्षता में बैठक की गई। रतन मान ने कहा कि किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य किसान यूनियन नेता शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसान महापंचायत की जा रही है। इंद्री में 14 फरवरी को होने वाली महापंचायत ऐतिहासिक होगी। जो देश के आंदोलन को जो लीड करे संयुक्त किसान मोर्चा, उसके आदेशानुसार उनके कार्यक्रम के मुताबिक पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। और उसी सिलसिले को लेकर के 14 तारीख को इंद्री कस्बे में जो नई अनाज मंडी है उसमें सभी संगठनों के नेता बिल्कुल एक सद्भावना के साथ, एक भाईचारा के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। उधर पलवल के NH-19 पर चल रहा किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो उनका धरना भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। हर वर्ग और समाज से किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही लोग खाद्य सामग्री भेंट कर अपना समर्थन किसानों को दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने धरना स्थल पर नहाने और खाने, सोने से लेकर मनोरंजन तक की तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए हुए हैं। वहीं समाजसेवी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार शुरू से किसानों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है। किसान आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने की सुनियोजित चाल सरकार की ओर से चली जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन का आह्वान राष्ट्रीय किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है, जिस संबंध में 52 पालों के अध्यक्ष, पंच, खापों के प्रधान और किसान संघर्ष समिति के व्यक्ति आपस में बैठकर जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार कर काम किया जाएगा। किसान आंदोलन के प्रारंभ से लेकर आज तक सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है और किसान आंदोलन को बल्कि बर्बाद और बदनाम करने की सुनियोजित चाल सरकार की ओर से चल रही है। किसान को बदनाम किया जा रहा है और किसान की बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का भी एक दृढ़ निश्चय है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन उनका निरंतर जारी रहेगा। जब तक हमारे प्राण हैं हम डटे रहेंगे और जितने तक ये कानून वापस नहीं होते, कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। 2 अक्टूबर तक टिकैत जी ने कह दिया है और टिकैत जी से पूछा है 2 अक्टूबर के बाद, उन्होंने कहा 2 अक्टूबर को फिर बताएंगे आगे का क्या प्रोग्राम है। चरखी दादरी के हाथी पार्क के पास शुक्रवार को सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर तीनों कृषि कानून के समर्थन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला ट्रैक्टर चलाकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई। वहीं किसानों के लिए खाद्य सामग्री भी लेकर गईं। महिलाओं का कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। दिल्ली जा रहे हैं जी धरने पर और उड़ाए डटाएंगे। मोदी सरकार तो अपने तीनों कानून का वापिस लिवाएंगे जी, इतना डगा को नहीं। महिला संख्या जी 40 तो पहले जा रही है और ये पीछे ही भूंगी, उन्हें वापिस ले आएंगे, इन्हें छोड़े आएंगे। और जी गाड़ी आ रही है पीछे, तो सामान की भी आ रही है और आदमी भी आ रहे हैं जी। तो मान दिया आपने कह रहा है काले कानून वापिस हुए और घर वापिस ही काले कानून वापिस हो गए तो घर में आ जाएंगे, ना तो बैठे रहेंगे।
उधर यमुनानगर गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अब एसआईटी ने जगाधरी ई दिशा केंद्र के एमआरसी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने एमआरसी राजिंदर ढांगी को कोर्ट में पेश करके 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान एमआरसी से फर्जी रजिस्ट्रेशन में और कौन कौन शामिल हैं, इसकी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि चेसिस नंबर को बदलकर ये लोग फर्जी आरसी बनाते कैसे थे। साइन होने के बाद ही रिकॉर्ड में छेड़ करनी हुई। तो इसमें किस प्रकार की छेड़छाड़ मिली है अभी तक? इंजन नंबर, चेसी नंबर। तो इंजन चेसी नंबर किस प्रकार छेड़छाड़ की जाती थी अमित के द्वारा? उसमें जैसे इंजन चेसी नंबर में स्टार, हैशटैग वगैरह 0 स्टार लगाए गए। वैसे जी फाइल में जो देख लेना। तो कितने पैसे लेते थे गाड़ी के इस तरह? पता नहीं जी, वही लेता था जी। आपके पास भी कोई आता था? ना मेरे पास। कोई अधिकारी के पास आता हो? पता नहीं जी। आपका कोई रोल नहीं? मेरे तो फाइल चेक करना रोल था, फीडिंग का रोल मेरा। तो आपने पकड़ पाई फिर वो चीटिंग हो रही थी? मेरे पास डाटा नहीं आता था। जैसे फाइल का डाटा होता है वो ऑनलाइन फीड करके और वेरीफाई कर देते हैं, सीधा अधिकारी के पास जाता है, मेरे पास नहीं। नकली आरसी जो फर्जी पड़ा उसमें ऑलरेडी पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसमें कल हमने एक आरोपी को राजेंद्र कुमार को अरेस्ट किया था, तो उसको आज पेश किया है कोर्ट में और 6 दिन का रिमांड मिला है। तो इसमें आगे जो इसके को अक्यूज्ड हैं तो उनको अरेस्ट किया जाना है। अभी आगे इनके जो कार्यकाल के समय जो रहे हैं आरसी उसमें कितनी आरसी जो गलत बनाई है उसका पता लगा। फतेहाबाद जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां गांव के चौपालों में फ्री वाईफाई सुविधा मिलने लगी है। डीसी नरहरि सिंह बांगड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 257 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों की चौपालों को बीएसएनएल के सहयोग से हाईटेक किया गया है। गांव में 5 स्थानों पर वाईफाई जोन स्थापित किया गया है जहां से ग्रामीण फ्री में इंटरनेट सुविधा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के स्कूलों को प्राथमिकता पर लिया गया है। स्कूलों में वाईफाई जोन बनाया गया है। उसके बाद ग्राम सचिवालय, पीएचसी, सीएचसी के साथ साथ गांव के 5 स्थानों पर यह सुविधाएं दी जा रही हैं। फतेहाबाद जिले के सभी 257 ग्राम पंचायतों में फ्री वाईफाई चौपाल की सुविधा बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध करा दी गई है और इसमें 30 GB एक स्पॉट से वो डाटा प्रोवाइड फ्री कराते हैं और 5 स्पॉट उन्होंने देने हैं। हमने सबसे पहले सभी जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, उनको प्रेफर किया है। उसके बाद आंगनबाड़ी और पीएचसी को प्रेफर किया है। तो इस तरह से हमारे 257 गांव पूरे फ्री वाईफाई चौपाल के लिए आज के दिन फंक्शनल हैं और ये डाटा सभी को मुफ्त में उपलब्ध है। उधर कनीना में एसडीएम कार्यालय के सामने दुकानदारों का धरना लगातार जारी है। इन व्यापारियों के धरने को 5 दिन हो गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वे दुकानें बंद करके इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। गौरतलब है कि कनीना में लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण होना है जिसमें 154 दुकानें टूटने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इनके सामने परिवार को पालने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी के चलते इन दुकानदारों ने धरना शुरू किया हुआ है। दुकानदारों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की हुई है जिसमें आगे की सुनवाई 8 मार्च को होनी है। चाहते हैं कि धरना कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक रूप ना ले। प्रशासन और व्यापारी आपस में मिल बैठकर इस समस्या को सुलझा लें और हम यही चाहते हैं कि 154 दुकानें भी यही रहे और सेक्रेटरी भी यही बढ़े। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा, अब कोई लोग यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और उनको ये आश्वस्त कराया जाए भाई दुकानों को कुछ नहीं, यहाँ दुकानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
उधर करनाल के फुसगढ़ गांव में 2 गुटों में झगड़े का मामला सामने आया है। दरअसल कल एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों में जाकर तोड़फोड़ और गली में खड़ी 2 बाइकें जला दी थी। इसके अलावा 5 बाइकों को तोड़ दिया था, जिसको लेकर जिला पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया समेत जिले के अधिकारियों ने पीड़ित समुदाय के लोगों से बैठक की। पहली बैठक के बाद पीड़ित समाज के लोगों ने कहा कि अगर पुलिस 6 बजे तक हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर एसपी ने कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि कल हुए झगड़े में दोनों समुदाय के 3 से 4 लड़कों में आपस में बहस हो गई थी, जिसके बाद झगड़ा और बढ़ गया था। आप लोगों ने ये बात करी कि जो भी कल वाले इसमें मामले में जो भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ना हमें डाउट है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। ये हमारी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम अच्छे ढंग से निभाएंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा। देश भर में तेल की कीमतों में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को यमुनानगर में बढ़ती कीमतों से आमजन बेहद परेशान दिखे। तेल की कीमतों के साथ साथ बढ़ती महंगाई पर लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों में पैदल ही चलने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। जानकारी दे दें कि 12 फरवरी को पेट्रोल के दाम में 28 से 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल के दाम में 35 से 38 पैसे बढ़ाए गए। अब पेट्रोल 86 रुपए तो वहीं डीजल 78 रुपए तक पहुंच गया है। सर, पेट्रोल डीजल तो सरकार ऐसे बढ़ाई जा रही है। ये लॉकडाउन से पहले पेट्रोल डीजल 70 रुपए था और अब बढ़ता बढ़ता काम है नहीं। कारोबार का वैसे नाश मच गया है और 85-88 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है। अब 3 दिन बाद 25-25 पैसे 50-50 पैसे बढ़ी जाता है और ये ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ये पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा। और हम लोगों ने बड़े चाव से मोदी जी को वोट देकर उनको सत्ता पे लाए थे कि वो पेट्रोल, उनका बहुत बड़ा नारा था कि आओ चले हम पेट्रोल डीजल को रेट कम करें। लेकिन उल्टा उन्होंने आगे 5 रुपए 6 रुपए बढ़ता था, 2 महीने बाद वो 25-25 पैसे 1 दिन बाद 2 दिन बाद बढ़ा देते हैं। पर क्या है कि इसका रोज ही रेट बढ़ रहा है। कल कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कैसे चलेगा काम। आम लोगों के जनजीवन पे जो है सारा बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और क्या है कि कल पेट्रोल कुछ था, आज रेट कुछ है और कल रेट इसका और मेरे को लगता है कि और बढ़ जाएगा। और इसके लिए जो है हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इसकी तरफ खास ध्यान रखें और इसमें देखो पेट्रोल अगर रेट बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी। चौथा से 5वां दिन है जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आज देख लीजिए, आज 86 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं ये आज से कुछ 1 हफ्ते बाद ये 100 तक भी पहुंचेगा। तो कहावत है कि 80-90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100। हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो जो हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, हम अपने पॉकेट मनी से ही उसमें तेल पुआते हैं और तेल पुआ के हम ट्यूशन टासन जाते हैं। इससे हमारी पॉकेट मनी में बहुत असर पड़ता है और इसी से ही इससे हमारी जो घर वाले हैं वे भी हमें पैसे कुछ अब पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं देते, तो हमारी पॉकेट मनी में बहुत असर पड़ रहा है। इससे हमें आने वाले टाइम में ये पेट्रोल 100 के पार भी चल सकता है। अंबाला में रेलवे यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेता अजय गौर ने बताया कि आज का ये प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें वो कर्मचारी जो रेलवे में अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है और सभी कमेटियों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण एक तरफ तो काम का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षण ले चुके कर्मचारी द्वारा लाभ नहीं लिया जा रहा है। आज का हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, ये देशव्यापी है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को जो काफ़ी समय से हमारे स्टाइपेंड के ऊपर ड्यूटियां कर रहे हैं, तो साथ ही इस एक्ट अप्रेंटिस के लिए जो है वो
काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी है, उन लोगों को समायोजित करने के लिए डिमांड उठाई गई है और ये उनका हक है और इसी हक को दिलवाने के लिए ही फेडरेशन उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है सरकार की। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में रहने वाले अपने इलाके से मोबाइल टावर को हटाने की मांग कर रहे हैं। इलाके के लोगों की शिकायत है कि टावर से निकलने वाला रेडिएशन उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की ये भी शिकायत है कि कई बार से इस बाबत शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में वार्ड पार्षद पति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं है और वो इस पर जरूर कार्रवाई करने के लिए शिकायत करेंगे। उधर मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने भी मामले में फौरन एक्शन लेने की बात कही है। वो जो टावर सा लग रहा है हम अटैक के मरीज हैं और बात ऐसी है कि भैया हम पर इतनी बीमारी सहन नहीं होती, एंजियोग्राफी सब कुछ करा रखा है, तो भैया हमें तो इसी वजह से ही आए हैं कि वो हटना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो नगर निगम में पहुंचे, नगर निगम में किसी को शिकायत वगैरह दी है, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, वहाँ गए थे उनके पास, उन्होंने बोला है उनको 3 बजे तक आप रुको यहीं। के लिए हम पिछले 15 दिनों से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। हमसे डेली कह देते हैं आज कार्रवाई हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं है और वो रात को काम चलाया जाता है और अवैध टावर लग रहा है। कोई नॉलेज नहीं है मुझे, तो अभी पता लगी कोई टावर का छोटा टावर लग रहा है, उसके बारे में लोग चाहे अगर कोई नॉलेज होती तो मैं बात करता। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम में इन्होंने 10 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी है और पहले भी नगर निगम में आए हैं और जेई साहब की मिली भगत से वो टावर लग रहा है। ये तो नगर निगम जेई पूछो। ये आपसे जी आपके पास भी इन्होंने शिकायत दी लिख मेरे पास कोई टावर लगातार टावर लगना जारी है। ये वार्ड नंबर 40 नहीं, पूरे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में टावर रोज लग रहे हैं। ये कोई वार्ड नंबर 40 की शिकायत नहीं है और इस टावर को लेकर मेरे पास कोई भी नहीं आदमी आया, नहीं कोई शिकायत आई है। मेरे से आके वो निवासी मिले हैं हरिनगर और वार्ड नंबर 40 के, वो कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में टावर लग रहा है, तो अभी मौके के ऊपर टीम गई है और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर ऐसे क्या है कि वार्ड नंबर 40 में इससे पहले भी टावर के मामले आए हैं, टावर लगा दिए जाते हैं और कार्रवाई। देखो जो ऑथराइज्ड है, जिनको परमिशन मिलेगी वो टावर तो लगेंगे जी, लेकिन जो अनऑथराइज्ड टावर हैं उनका हम बार बार चेक भी करते रहते हैं और मौका मिलता है हम उनको रोक देते हैं। पानीपत में एक आशा वर्कर के मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि महिला पिछले 5 सालों से पीएचसी गांव सिस्क में कार्यरत थी। आशा वर्कर को अहर गांव में कोरोना वैक्सीन दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इस बीच इलाज के दौरान आशा वर्कर की मौत हो गई। फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल आपको दिखा देते हैं। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार को फिर से किसानों को नए सिरे से बातचीत के लिए किसानों को बुलाना चाहिए? हां के लिए यस टाइप कीजिए और ना के लिए नो टाइप करके जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर जल्दी से भेज दीजिए।